हवा बहुत धीमे सुरों में गा रही थी। दरिया का पानी आहिस्ता आहिस्ता गुनगुना रहा था। थोड़ी देर पहले ये नगमा बड़ा पुरशोर था, लेकिन अब इसकी तानें मध्यम पड़ चुकी थीं और एक नरम और लतीफ गुनगुनाहट बाकी रह गई थी। वो लहरें जो पहले साहिल से जाकर टकरा रही थीं, अब अपने स्याल हाथों से थके हुए साहिल का जिस्म सहला रही थीं। हमारी कश्ती बड़ी नरमी के साथ बह रही थी। किनारे से दूर आकर बीच दरिया में माहीगीरों ने अपने चप्पू छोड़ दिए थे और बादवान खोल दिए थे और समंदर की तरफ दौड़ती हुई मौजें कश्ती को बहाए लिए जा रही थीं। बादवान में हवा भरी हुई थी और उसका सीना गुरूर से फूला हुआ था। हमारी कश्ती लंबी लंबी नाजुक और पतली संपानों को उनमें बैठे हुए मांझियों के गीतों को, बड़े से स्याह फाम जहाज को, इस साहिल के पास शहर की झुकती हुई जमीन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ती जा रही थी। संपाने मौजों में, साहिल अंधेरे में और रोशनियां नन्हे नन्हे सितारों में तब्दील होती जा रही थी। बूढ़े माहीगीर ने आसमान की तरफ देखकर कहा, रात अच्छी है, आज तूफान का खतरा नहीं है, 1 घंटे में चांद निकल आएगा। नौजवान माहीगीर ने, जो उसका बेटा था, कहा कि इतनी देर में हम खुले समंदर में पहुंच जाएंगे। ये वो जगह थी जहां दरियाए करना फिली खलीज बंगाल में जाकर मिलता है, जिसके किनारे चिटगांव का शहर आबाद है। सब्ज और नीली पहाड़ियों के दामन में बाहर के खूबसूरत और छरीरे बदन की 2 शहजाओं की तरह नाजुक दरख्तों के साए हैं। जब समंदर में पानी चढ़ता है तो दरिया का धारा उल्टा बहने लगता है और माहीगीर अपने जाल पानी में डाल देते हैं। जब समंदर का पानी उतरता है तो दरिया फिर समंदर की फैली हुई आगोश की तरफ लपकता है और माहीगीर अपनी कश्तियां और जाल लेकर खुले समंदर में चले जाते हैं और साहिल के किनारे को किस बाजार तक मछलियां पकड़ते हैं। घरों पर उनकी बीवियां और महबूबाएं उनका इंतजार करती हैं और समंदर में उनके गीत टेरते हैं, जिन्हें सुनने के लिए दूर दूर की मछलियां समट आती हैं और उनके जाल भर जाते हैं और कश्तियां भारी हो जाती हैं और वो अपने मजबूत बाजुओं की कुव्वत से चप्पू चलाते हैं। उनकी सांस फूल जाती है, गीतों की तान वजनी हो जाती है, गले की रगें उभर आती हैं, बाजुओं की मछलियां तड़पने लगती हैं, हथेलियां लाल हो जाती हैं और जब वो अपने गांव के किनारे आकर शिकार से भरी कश्तियों को खाली करते हैं तो उनकी बीवियों और महबूबाओं की आंखें रंग बिरंगी मछलियों को देखकर चमक उठती हैं और वो अपना दिल हमेशा के लिए अपने बहादुर माहीगीर को दे देते हैं। और रात को जब तेल की कमी से चिरागी मध्यम लोट मटाने लगती है और हवा की हल्की सी फूंक उसे बुझा देती है तो ये थकन से चूर माहीगीर उनके नैलगो सीनों पर, जिनमें मछलियों की बू आती है, अपना सर रखकर सो जाते हैं। लेकिन जब से लड़ाई शुरू हुई थी और जापान ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया था, तब से माहीगीरों को आमतौर से समंदर में जाने की इजाजत नहीं थी। खुले समंदर में जाने के लिए उन्हें फौजी अफसरों से इजाजतनामा हासिल करना पड़ता था, जो सिर्फ चंद अमीर माहीगीरों को मिलता था, क्योंकि दूसरे माहीगीर रिश्वत देने की अहलियत नहीं रखते थे। कोकस बाजार में जाने के तमाम रास्ते बंद हो गए थे क्योंकि वो बंदरगाह बहुत बड़ी छावनी में तब्दील हो गई थी। सड़क से सिर्फ फौजी लारियां गुजरती थीं और समंदर से सिर्फ जंगी जहाज। मुझे अखबारी नुमाइंदे की हैसियत से खास इजाजतनामा मिला था, जिस पर फौजी अफसरों के अलावा चिटगांव के डिप्टी कमिश्नर की भी मोहर लगाई हुई थी। बूढ़े माहीगीर ने अपनी चुलम सुलगाई। नौजवान माहीगीर मांझियों का गीत गाने लगा। मैं कश्ती में लेटकर ख्वाब देखने लगा। मेरी निगाहें दूर तक सर पर से गुजरने वाले हवाई जहाजों की सुर्ख और सब्ज रोशनियों का ताक़ुब करती और फिर आसमान पर बिखरे हुए सितारों में खो जाती, जो नीले आसमान की गोद में दरिया की मौजों की तरह बह रहे थे। बूढ़ा माहीगीर मेरे पास सड़क आया और चुल्लम मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने एक लंबा सा कश लेकर पूछा, तुम अपना जाल साथ लाए हो? नहीं, जाल क्या होगा? जब से लड़ाई शुरू हुई है समंदर में जाल डालने की इजाजत नहीं है। क्यों नहीं है? कहते हैं पानी में बड़े बड़े बम डाल दिए गए हैं ताकि दुश्मन के जहाज ना आ सके। और मैं सोचता हूँ कि सरकार के जहाज कैसे चलते हैं? बम तो सरकार ही ने डाले हैं। बेटे ने अपना गीत बंद करके जवाब दिया
उन्हें मालूम है कि बम कहाँ कहाँ पड़े हैं और वो अपने जहाजों को बचाकर निकाल ले जाते हैं। हम तो तबाह हो गए। बूढ़े ने अपनी दास्तान शुरू की। रात के अंधेरे में उसका झुर्रियों पड़ा चेहरा बड़ा पुरवकार मालूम हो रहा था, जिस पे 50 बरस की सोबतों के निशान थे। 50 बरस से दरिया में जाल डाल रहा हूँ, उसके एक एक चप्पे को जानता हूँ। बहती हुई मौजों को देखकर बता सकता हूँ कि उनके नीचे कितनी मछलियाँ हैं। समंदर की मछलियाँ और दरिया की मछलियाँ दो तरह की होती हैं। जब वो चलती हैं तो मौजों की रफ्तार में फर्क आ जाता है और मैं एक नज़र में भांप लेता हूँ कि कौन सी मछली जा रही है। आसमान को देखकर बता सकता हूँ कि मौसम कितनी देर में बदल जाएगा, समंदर में तूफान कब आएगा और दरिया का पानी उल्टा कब बहेगा। 50 बरस से यही काम कर रहा हूँ। कुछ नहीं तो लाखों ही मछलियाँ पकड़ डाली होंगी, लेकिन आज तक ये पता ना चला कि हम जो मेहनत करते हैं वो दौलत कहाँ जाती है। हम दरिया में खाली जाल डालते हैं, जब उसे खींचते हैं तो उसमें चांदी भरी होती है, तड़पती हुई चांदी जो झिलमिल झिलमिल चमकती है। औरतें इस चांदी को अपनी टोकरियों में भरकर बाजार ले जाती हैं और उसके बदले तांबे के पैसे, गलट के रुपए और कागज के टुकड़े ले आती हैं। हम फिर दरिया में जाल डालते हैं और फिर उसमें से तड़पती हुई चांदी बाहर निकालते हैं और ये चांदी फिर तांबे, गलट और कागज में तब्दील हो जाती है और हमारे जिस्म सूखते चले जाते हैं और आंखें धंसती चली जाती हैं और हाथ पांव लकड़ी की तरह खुश्क हो जाते हैं। मैं 50 बरस से चटगांव के बाजारों के लिए दरिया से चांदी निकाल रहा हूँ, लेकिन मुझे तांबे और गलट के टुकड़ों और कागज के मैले पुर्जों के सिवा कुछ ना मिला और वो भी मेरे पास नहीं रहे। जैसे जिंदा मछलियां हाथों से तड़प कर निकल जाती हैं, ये टुकड़े हमारी हथेलियों से फिसल जाते हैं और हमारी मुफलिसी पहले से भी ज्यादा भयानक हो जाती है। नौजवान माहीगीर बाप की दास्तान गम से बेनियाज कश्ती के अगले सिरे पर बैठा हुआ एक इश्किया गीत गा रहा था। बूढ़े ने अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, तुम पढ़े लिखे हो, बहुत से देश देखे होंगे, तुम जानते हो कि हमारी दौलत कहाँ जाती है। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन बूढ़े माहीगीर ने तो उसका मौका नहीं दिया और बहती हुई मौजों की तरह देखकर अपने सवाल का जवाब देने लगा, जैसे वो सब कुछ जानता है। ये दरिया 1000 बरस से बह रहा है और इसका पानी समंदर में गिर रहा है। मेरी उम्र 60 बरस की होने को आई, लेकिन मैंने एक दिन भी नहीं देखा कि उसकी मौजों का भाव रुक गया हो। एक के पीछे दूसरी मौज दीवाना वार समंदर की तरफ चली जा रही है। समंदर जिसकी तह का कुछ पता नहीं, जो आकाश की तरह फैला हुआ है। हमारी मेहनत भी इसी तरह बहती हुई किसी बड़े समंदर की तरफ चली जा रही है। कोई अंधा समंदर जो हमारी चांदी की तरह चमकती मेहनत को निगले ले रहा है। चांदी ही तो है जो बह रही है। देखो, ये मौजें चांदी की तरह चमक रही हैं। दरिया का रंग सफेद है और समंदर का रंग नीला, और ये सफेद चांदी नीले समंदर में जाकर खो जाती है। मैंने मौजों की तरफ देखा तो वाकई बहती हुई चांदी की तरह चमक रही थी। हमारे बाईं तरफ दौरे उफक पर महीने की आखिरी रातों का चांद उभर रहा था, जिसकी नरम किरणें फिजा से गुजरकर दरिया के जिस्म पर फैल गई थीं और मटियाले पानी को स्याल चांदी में तब्दील कर रही थी। बूढ़े का स्याही माहल चेहरा चांद की हल्की सी सुर्खी माहल रोशनी में चमक उठा था और सफेद बादबान बादल का एक खूबसूरत टुकड़ा मालूम होता था, जो कहीं चांदी के दरिया में बहाए लिए जा रहा था। बूढ़े माहीगीर ने नजर उठाकर चांदी की तरफ देखा, फिर बादबान की तरफ। बादबान कुछ टेढ़ा हो गया था, या शायद हवा का रुख बदल गया था और इसलिए बादबान का भी रुख बदलना जरूरी था। उसने अपने बेटे को आवाज दी। दोनों ने लिपटी हुई रस्सियां खोली और बादबान का रुख बदलकर मेरे पास आ बैठे। जब से लड़ाई शुरू हुई, मुफलिसी और बढ़ गई है। पहले कहत पड़ा, फिर वबाएं फैली। ऐसा कहत और ऐसी वबाएं तो मैंने देखी नहीं थी। हैजा और फिर काला आजार, फिर बदचलनी। हमारे गांव के गांव उजड़ गए, बूढ़े और बच्चे मर गए, लड़के आवारा हो गए और लड़कियां घर बार छोड़कर चली गईं। फिर यहाँ फौज आ गई और हमारे लड़के और लड़कियां माहीगीरी छोड़कर फौज में मजदूरी करने लगे। माहीगीरी कैसे करते? ना जाल थे, ना कश्तियां, सर छुपाने के लिए घर भी नहीं था। ये सब चीजें तो
कहती के जमाने में बिक चुकी थी। अब लड़के बेहया हो गए हैं, लड़कियां और भी ज्यादा बेशर्म हो गई हैं। सिपाही उन्हें रुपये देते हैं और वो सिपाहियों को अब क्या कहूँ क्या देती हैं। पहले उन्हें जाल की मरम्मत करनी पड़ती थी, सर पर मछलियों की टोकरी रखकर बाजार जाना पड़ता था, पेट भर कर खाना नहीं मिलता था तो क्या मेहनत से जिस्म तंदुरुस्त रहते थे, चेहरे पर ईमानदारी की चमक होती थी। और अब क्या है, जरा सी आंखें मटकाई, जरा सा कोल्हा चलाया और काम बन गया। मुझी को देखो, मेरे गांव में 300 घर थे, अब सिर्फ 8 घर रह गए हैं, बाकी सब उजड़ गए। अब उन खंडरों में बैठकर कुत्ते रोते हैं। मेरी बीवी कहत में मर गई, 2 बेटियां थीं, वो घर से भाग गईं। अब सुना है कि वो अराकान रोड पर मजदूरी कर रही हैं। मजदूरी तो क्या कर रही होंगी, ये तो बहाना है। एक का नाम राधा है और दूसरी का सावित्री। ये नाम तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम घूमने फिरने वाले आदमी हो। शायद तुम्हें अराकान रोड पर वो लड़कियां मिल जाएं तो उसे कह देना कि तुम्हारा बाप जिंदा है, अपना झोपड़ा डाल लिया है, जाल भी है और कश्ती भी, और दरिया में बहुत सी मछलियां हैं। राधा और सावित्री आ जाएं तो हम खूब मछलियां पकड़ेंगे। यहाँ एक जाल भी टूटा पड़ा है, उसकी मरम्मत उनके बगैर कैसे होगी। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए, वो चुप हो गया और बहते हुए पानी की मौजें गिनने लगा, जैसे वो उन मौजों के आईने में अपनी सारी गुजरी हुई जिंदगी का अक्स ढूंढ रहा हो। उसकी एक झलक देखना चाहता हूँ। उसका उजड़ा हुआ गांव, मरे हुए साथी, बीवी जो दागे मफारकत दे गई, घर छोड़कर भाग जाने वाली बेटियां जो उसे अब भी इतनी ही प्यारी थीं, वो सब उन मौजों में तैर रही थी। मैंने देखा कि बूढ़े माहीगीर की उंगलियां कांप रही हैं और आंखों से बहकर आंसू उसकी झुर्रियों में भर गए हैं। थोड़ी देर बाद उसने एक ठंडी सांस ली और कहने लगा, राधा और सावित्री को क्यों बुरा कहूं, आजकल सब लड़कियां ऐसी ही हो गई हैं। हमारे यहाँ काले गोरे हजारों सिपाही आ गए हैं। वो लड़कियों के लिए मोजे लाते हैं, सफेद और लाल रंग से भरे हुए डब्बे लाते हैं, छोटे छोटे आईने लाते हैं और लड़कियां दीवानी हो जाती हैं और अपना मुंह रंग कर उनके पीछे दौड़ती हैं। सिपाही दरिया में और तालाबों में नंगे नहाते हैं और लड़कियां किनारे खड़ी होकर उनका तमाशा देखती हैं। मैंने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा है और कई बार सोचा कि ये सब लड़कियां कहत और वबा में मर क्यों ना गईं। मछलियां पकड़ना, खेत जोतना अच्छा पेशा है, माना कि उसमें गरीबी दूर नहीं होती, लेकिन इज्जत तो बाकी रहती है। घर भार तो होता है, लेकिन ये मुंह पर रंग पूत के देसी बदेसी सिपाहियों से आंखें लड़ाना कहाँ का पेशा है। लेकिन अब जिसे देखो यही कर रही है। सिपाही अपनी मोटरों पर गुजरते हैं तो सड़क के किनारे खड़ी हुई लड़कियों को अपने साथ बिठा लेते हैं और 2-3 मील आगे जाकर छोड़ देते हैं। वहां से दूसरे सिपाही उन्हें उठा ले जाते हैं। चटगांव से पतंका और पतंका से रामू और रामू से कोकिस बाजार तक यही सिलसिला है। सब लड़कियां खराब हो गई हैं, कोई अच्छी नहीं रह गई। मैं सोचता हूँ हम पर जापानी बम क्यों नहीं गिराते। पश्चिम के साहिल पर एक गांव आबाद था और उसके सरसब्ज दरख्तों का झुंड चांदनी में आहिस्ता आहिस्ता पीछे सड़क रहा था। बूढ़े माहीगीर ने अपनी उंगली का इशारा करके कहा, वो गांव देखते हो, कहत के जमाने में वहां के तमाम आदमी मर गए, उनकी लाशें गीदड़ों और कुत्तों ने खाई। इस साल दरख्त में फल नहीं आए, बल्कि शाखों में गिद्ध फले थे, गिद्ध ही गिद्ध, जो अक्सर जिंदा आदमियों पर भी झपट पड़ते थे। कोई आदमी उसकी तरफ आने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात क्या हुआ कि ठीक 12 बजे के वक्त दूसरे गांव से एक शौला बुलंद हुआ और उस गांव की तरफ चला। थोड़ी देर में पश्चिम की तरफ से एक शौला उठा और वो भी इस गांव की तरफ चला और फिर दोनों शौले मिल गए। उसकी खबर चारों तरफ फैल गई। अब रोज रात के 12 बजे आग के 2 शोले नाचते हुए चले थे, एक यूरोप से दूसरा पश्चिम से, और दोनों इस गांव में आकर मिल जाते थे। किसी ने कहा भूत हैं, किसी ने कहा प्रेत हैं, और तुम तो जानते हो कि मरने के बाद इंसान भूत प्रेत बन जाते हैं, और यहाँ तो हजारों आदमी मरे पड़े थे। जब मैंने पहली बार इन भूतों को देखा तो मेरा दिल कांप उठा। मैं डरपोक आदमी नहीं हूँ, लेकिन भूत प्रेत से तो सभी डरते हैं। बेटे ने बाप को टोक दिया, यूं नहीं हुआ था, मैं सुनाता हूँ। मैंने उन शोलों को पकड़ा था। सच? तुमने उन शोलों को पकड़ लिया? मैंने हैरत से पूछा।
बूढ़े ने खुश होकर कहा, मेरा बेटा बड़ा बहादुर है। और नौजवान माहीगीर का सीना और चौड़ा हो गया और बाजारों की मछलियां फड़क उठी। उसने बहुत गंभीर लहजे में कहा कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि इन भूतों को पकड़े। इर्द गिर्द के तमाम गांव थर थर कांपते थे। कोई कहता था भूत हैं, कोई कहता था प्रेत हैं, कोई कहता था कि अंग्रेजों ने ऐसे बम बनाए हैं जो रात भर खुद ब खुद पहरा देते रहते हैं और दुश्मन को पहचान कर उस पर झपट पड़ते हैं। बात ही ऐसी थी। इससे पहले चटगांव के किसी आदमी ने शोलों को चलते नहीं देखा था। मेरे दिल में कुछ और ही आई। मैंने कहा, जान रहे या जाए, मैं जरूर पता लगाऊंगा कि ये शोले क्या हैं, कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं। चांद इतनी देर में काफी ऊंचा हो गया था और उसकी किरणों की फवार हवा के झोंकों के साथ जमीन पर गिर रही थी। रात ठंडी हो चली थी। दोनों माहीगीरों ने एक चुलम और भरी और बारी बारी उसका कश लेकर मेरे तरफ बढ़ा दी। मैं कई दिन तक मंसूबे बांधता रहा, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी थी। आखिर एक दिन जी कड़कड़ा के मैं तैयार हो गया। मैंने अपनी लंगोट कसकर बांध ली और हाथ में एक बलम ले लिया और रात के 11 ही बजे से जाकर उस रास्ते पर बैठ गया जहां से वो दोनों शोले गुजरते थे। मेरा दिल मेरे सीने से निकलकर मेरे कानों में आ गया था और उसकी धड़कन से कान के पर्दे फटे जा रहे थे। मैं जिस पेड़ के नीचे बैठा था उसकी शाखें मेरे सर पर चढ़ती चली आ रही थी और मुझे ऐसा मालूम हो रहा था जैसे ये अब मुझे कुचल देंगे। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ घास में दबके हुए कीड़ों मकोड़ों के बोलने की आवाजें आ रही थी, या कभी कभी कुत्ते रोने लगते थे, या पेड़ों पर बैठे हुए गधे अपने पर फड़फड़ाते थे। 11 बजे, 11:15 बजे, 11:45 बजे, बस अब 12 बजने ही वाले थे और मेरे हाथ पांव सनसना रहे थे और खून मालूम हो रहा था रगों को फाड़ कर बाहर निकल आएगा। ठीक उस वक्त जब शहर के घंटे ने 12 बजाए तो मैंने देखा कि दूर मेरे सामने जमीन से एक शोला उठा और मेरी तरफ चलने लगा। देखते देखते दूसरी तरफ से एक और शोला उठा और वो भी मेरी तरफ बढ़ने लगा। मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। दोनों ही मेरे करीब आते जा रहे थे और मैं आंखें फाड़े हुए अपने सामने से आते हुए शोले को देख रहा था। रात के अंधेरे में उसकी चमक बहुत तेज थी। थोड़ी देर के बाद मैंने महसूस किया कि वो शोला जमीन पर नहीं चल रहा है बल्कि हवा में उड़ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता हवा में मौलिक शोला मेरे करीब आता गया। मेरा बदन सुन्न हो गया, जबान मुंह में ईंट गई। बलम को छुआ तो वो कई मन का मालूम हुआ। मेरे पैर जमीन ने पकड़ लिए थे और अब मुझ में हिलने की भी सकत नहीं थी। मैंने उम्र में पहली बार ये महसूस किया कि मैं बुज़दिल हूँ। मगर अब क्या होता था, मौत मेरे सर पर आ गई थी और वो शोला मुझसे 2-3 गज के फासले पर था और मैं उसके रास्ते में बैठा हुआ था। यकायक मेरे सारे जिस्म में एक आग सी लग गई। खून जो रगों में जम गया था फिर तेजी से दौड़ने लगा और किसी ने मुझे जमीन से ऊपर उछाल दिया और मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, कौन है? नौजवान माहीगीर चुप हो गया और बूढ़ा माहीगीर अपनी फटी हुई कमीज पर एक फटी हुई सदरी पहनने लगा। रात की खनकी बढ़ रही थी। हम शायद समंदर के करीब पहुंच रहे थे क्योंकि बूढ़ा माहीगीर कश्ती में लेटे हुए चप्पुओं को निकालकर इधर उधर लगा रहा था। हवा के झोंके भी भीगे हुए थे और उनमें हल्के से नमक का जायका था। मैंने हैरत, इस्तेअजाब और शौक से पूछा, फिर क्या हुआ? नौजवान माहीगीर ने अपनी चुल्लम से 2-3 लंबे लंबे कश और लिए और फिर दरिया में चुल्लम उलट दी। हाँ, तो मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, कौन है? उसके साथ फिजा में एक चीख बुलंद हुई और जमीन पर बहुत सारे शोले बिखर गए। मेरे सामने एक नंग धड़ंग औरत खड़ी हुई थी जिसका जिस्म थर थर कांप रहा था। औरत? मैंने पूछा जैसे मुझे यकीन ना आया हो। हाँ, औरत, जवान औरत, ऐसी ही कोई 20 बरस की और सर से पांव तक नंगी। मैंने लपक कर उसे पकड़ लिया। उसने अपने को छुड़ाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की बल्कि मेरे कंधे पर सर रखकर हिचकियां लेने लगी और मेरा सीना उसके आंसुओं से भीग गया। कोई 10 गज के फासले पर अंगारों का एक ढेर और पड़ा हुआ था और अंधेरे में एक परछाई सी भागती हुई नजर आ रही थी। मैंने पूछा, तू कौन है? लेकिन हिचकियों और सिसकियों के सिवा कोई जवाब नहीं मिला।
मैंने फिर पूछा, तू कौन है? लेकिन वो मुसलसल रोने लगी थी। आखिर मैंने उसका सर अपने कंधे से उठाया और उसे गौर से देखा। अरे ये तो चेहरू थी, अब्दुल्ला चाचा की लड़की। मैंने कहा, चेहरू क्या हो गया है? ये रो क्यों रही है? मुंह से बोलती क्यों नहीं? मैं भला तेरा कुछ बिगाड़ूंगा? मैं गणेश हूँ, गणेश मछेरा। हाँ, उसने सिसकी लेते हुए कहा। मुझे बड़ी शर्म आ रही थी कि एक नंगी औरत मेरी गोद में है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन आंखें बंद नहीं कर सका। सितारों की रोशनी में मैंने उसे सर से पांव तक देखा। वो बेहद खूबसूरत थी, जैसे कोई अप्सरा। वो अपने गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उम्र 20 बरस की हो गई थी, लेकिन अब तक ब्याह नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाप के पास ब्याह करने के लिए रुपया था ही नहीं। गांव के तमाम लड़कों की राल उस पर टपकती थी और वो जिसकी तरफ नजर उठाकर देख लेती थी या जरा सा मुस्कुरा देती थी, उसका दिल कई दिन तक धड़कता रहता था। मैंने भी उसे कई बार देखा था और दिल में ये सोचा था, काश वो मछेरी होती या मैं मुसलमान होता। मैं उससे जरूर शादी कर लेता। लेकिन मुश्किल ये थी कि मैं मछेरा था और वो मुसलमान। लेकिन आज रात को 12 बजे गांव की ये सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की, जिस पर हर जवान लड़का अपनी जान छड़कता था, अकेली और नंगी मेरी गोद में थी। चारों तरफ से सड़ी हुई लाशों की बू आ रही थी। दरख्तों पर गिद्ध अपने परों को फड़फड़ा रहे थे, कुत्ते रो रहे थे। वो चेहरू मेरे सीने पर सर रखे हुए को लेकर खेत की मेंढ पर बैठ गया। मैंने सोचा, उसे जी भर के रो लेने दो। जब उसके दिल के सारे आंसू बह जाएंगे तब बात करूंगा। बूढ़ी माहीगीर ने आवाज दी, समंदर आ गया, चप्पू संभाल लो। गणेश पीछे और उसका बाप आगे बैठ गया और 4 चप्पू चपाचप लगने लगे। मैं भी उठकर बैठ गया। दरिया की अनफरादियत गायब हो चुकी थी और अब हमारे चारों तरफ पानी ही पानी था। समंदर पर एक गुनूदगी तारी थी। लहरें आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रही थी। हवा के झोंके बड़े हल्के थे। हमारी कश्ती पूरब की तरफ मुड़ गई और चांद हमारे सर पर चमक रहा था, एक खूबसूरत चेहरे की तरह जो मकान की सबसे ऊंची मंजिल की खिड़की से जाग रहा हो और राहगीरों पर अपने हुस्न की बारिश कर रहा हो। दोनों माहीगीर बड़ी फुर्ती और सफाई से चप्पू चला रहे थे। उनके जिस्म एक साथ आगे झुकते थे और फिर सीधे हो जाते थे। सीधे होते वक्त उनके कंधे बुलंद होते थे और सीने तन जाते थे। चप्पू भी उनके हाथ मालूम होते थे जो समंदर तक फैले हुए थे और मौजों को इस तरह काट रहे थे जैसे हंसियां धान के पके खेतों को काटता है। उनके बाजुओं की जंबिश में एक खामोश हम आहंगी और तरन्नुम था जो समंदर की मौजों के तरन्नुम से मिल गया था। वो दोनों बड़ी देर तक कुश्ती खेलते रहे, यहाँ तक कि चांद पश्चिम की तरफ ढल गया और एक गोल टिकिया समंदर की सतह के करीब लरजने लगी। बाप और बेटा दोनों थक कर चूर हो गए और सुस्ताने के लिए उन्होंने फिर चप्पू निकालकर कश्ती में लुटा दिए। गणेश ने अपनी हथेलियां मली। बूढ़े माहीगीर ने फिर चुल्लम भरी और कश्ती की एक दीवार से सहारा लेकर लेट गया। बादबान में भरी हुई हवा कश्ती को आहिस्ता आहिस्ता चला रही थी। मैंने गणेश को आवाज दी। वो मुस्कुराने लगा। तुम चेहरों के बारे में सोच रहे होगे? हाँ, मेरे दिल में भी चेहरो ही बैठी हुई है। उसका नाम गुलचहर था और वो एक बहुत गरीब किसान की लड़की थी। सब लोग उसे चेहरू कहते थे। कहत में उसके माँ बाप भाई बहन सब मर गए। वो अकेली रह गई। उस जमाने में तो भीख भी नहीं मिलती थी। फाके करने और एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाने के सिवा चारा ही क्या था। लेकिन चेहरो खूबसूरत थी और उसके एक सिपाही से आशनाई हो गई। कोई पंजाबी सिपाही था। वो दोनों छुप छुप कर मिलने लगे। मिलने की अनोखी तरकीब निकाली कि रात को 12 बजे दोनों नंगे हो जाते थे और अपने सरों पर आग की थाली भर कर रख लेते थे और उस गांव में चले जाते थे जहां किसानों की लाशें सड़ रही थी। लेकिन वो इस तरह क्यों मिलते थे? मैंने भी चेहरों से यही सवाल किया कि तूने ये क्या तमाशा किया है? रात के 12 बजे नंगी होकर चुड़ैलों की तरह क्यों निकलती है? उसने जवाब दिया, ताकि लोग सचमुच मुझे चुड़ैल और मेरे सिपाही को भूत समझें। मैंने कहा, तू इसके साथ निकाह क्यों नहीं कर लेती? तो उसने बताया कि वो एक बार अपने सिपाही के साथ कैंप में गई थी तो फौजी अफसरों ने उसे देख लिया और सिपाही को सजा थी। फिर फौजी ठेकेदारों ने उसके पास आदमी भेजे
कि चल तुझे बड़े अफसरों के पास ले चलेंगे, लेकिन वो बड़े अफसरों के पास नहीं जाना चाहती थी। वो कोई बेसवा थोड़ी थी, उसे सचमुच अपने सिपाही से मोहब्बत थी। इसलिए रात के 12 बजे जब तमाम गांव के लोग डर के मारे घरों में छुप जाते थे, तो वो अपने सरों पर आग से भरी हुई थाल रखकर निकलती थी और अपने सिपाही से मिलकर वापस चली जाती थी। सिपाही उसको खाना और रहने का खर्च देता था। जब मैंने उसका पूरा किस्सा सुना तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने उससे माफी मांगी, लेकिन उसने कहा अब मैं अपने सिपाही से नफरत करने लगी हूँ। मैंने पूछा क्यों, तो बोली कि वो मुझे अकेला छोड़कर भाग गया, डरपोक कहीं का। वो तो कहो कि तुम थे और तुम मुझे जानते हो। कोई और होता तो क्या होता, और तुमने भी मुझे नंगा देखा है। बताओ तुम्हें मेरा जिस्म देखने का क्या हक है? मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, तुम्हारी माशूका नहीं हूँ। तुमने मेरे जिस्म पर अपनी निगाहें कैसे डाली? ये कहकर चेहरू मुझसे लड़ने लगी। वो तन कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे और उसने अपने खूबसूरत बालों से अपना सीना छुपा लिया था। मैंने कहा चलो मैं तुमको घर पहुंचा आऊं, लेकिन उसने इनकार कर दिया। क्या समझते हो मैं डरती हूँ? मैं खुद चली जाऊंगी, जहां मेरा जी चाहेगा वहां जाऊंगी। मेरा कोई घर नहीं है। वो देर तक उखड़ी हुई सांस लेती रही और फिर खुद ही बड़ी नरमी से बोली, तुम किसी से कहोगे तो नहीं? मैंने वादा किया। तो वो मुस्कुराई। उससे मेरी हिम्मत बढ़ी और मैंने कहा चेहरू मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ, मुझसे ब्याह करोगी? वो बहुत जोर से हंसी, कहका मार कर, जिसकी आवाज सुनकर कुत्ते फिर रोने लगे और गध अपने पर फड़फड़ाने लगे। मैंने कहा चेहरू सचमुच तुमसे ब्याह करना चाहता हूँ, आज से नहीं बल्कि 2 बरस से तुम्हारा दीवाना हूँ। चेहरू फिर संजीदा हो गई और कहने लगी, तुमने पहले क्यों नहीं ब्याह की बात की? मुझे 2 वक्त खाना दे सकोगे? मेरी बड़ी बहन 10 बरस की ब्याही थी, लेकिन उसके मियाँ ने उसे हाथ पकड़कर निकाल दिया। मेरी माँ ने मरने से पहले अपने 3 बरस के बेटे को घर से ढकेल दिया। एक मुट्ठी भर चावल के लिए मेरा बाप गला घोंटना चाहता था। बताओ तुम मुझसे ब्याह करके मछली और भात कहाँ से दोगे? आज तुमने मुझे नंगा देखा है तो तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई, लेकिन इस मोहब्बत से तुम चावल नहीं खरीद सकोगे। चावल 2 रुपया सेर बिक रहा है। 2 रुपया सेर? ये कहती हुई वो चली गई। चेहरू चली गई और उसका खूबसूरत जिस्म अंधेरे में खो गया। मेरे सामने जमीन पर अंगारों का ढेर पड़ा था, जो रफ्ता रफ्ता बुझते जा रहे थे। वो रातों रात कहीं निकल गई और आज तक वापस नहीं आई। इस किस्से को 6 महीने हो गए हैं। मैं अपने दिल में चेहरों की याद लिए बैठा हूँ। जब बहुत उदास होता हूँ तो कश्ती लेकर दरिया में निकल जाता हूँ। जिस्मानी मेहनत से दिल का दर्द दूर हो जाता है। गणेश थोड़ी देर तक सर झुकाए बैठा रहा और फिर खामोशी से उठकर चप्पू चलाने लगा। उसका बूढ़ा बाप खराटे ले रहा था और समंदर की मौजें सिसक रही थीं। मैं भी लेटे लेटे सो गया। गणेश रात भर अकेला चप्पू चलाता रहा। जब सुबह मेरी आंख खुली तो सूरज निकल रहा था। समंदर की मौजें नाच नाच कर गीत गा रही थीं। हमारे पीछे सब्ज रंग का जमरदीन समंदर था और सामने सुनहरे रंग का समंदर, जिसके किनारे किनारे को किस बाजार का दिलकश साहिल फैला हुआ था। सुपारी के नाजुक दरख्त सर उठाए खड़े थे, जैसे अभी समंदर से नहाकर निकले हों और धूप में अपने बाल सुखा रहे हों। दोनों माहीगीर तेज तेज चप्पू चला रहे थे और कश्ती को किस बाजार के नन्हे से दरिया के दाहिने में दाखिल हो रही थी। अब हम पतले से दरिया के अंदर थे और हमारे दोनों तरफ काले रंग की कीचड़ और फिर सुनहरे रंग का साहिल था। एक तरफ हजारों फौजी मोटरें और तोपें खड़ी थीं, दूसरी तरफ हवाई अड्डे पर सैकड़ों जहाज बड़ी बड़ी टिड्डियों की तरह अपने सर उठाए खड़े थे। कई जहाज सर पर मंडला रहे थे। जहाज तोड़ तोपें अपने दाहिने आसमान की तरफ उठाए हुए जापानी जहाजों का इंतजार कर रही थी और बहुत से सिपाही अफसर और मजदूर रेत पर चल फिर रहे थे। बीच दरिया में लकड़ी का एक पुल बना हुआ था, जिसके पास कई कश्तियां और समपाने तैर रही थीं। हमारी कश्ती भी पुल से लगकर खड़ी हो गई। यकायक गणेश की जबान से निकला, चेहरू। मैंने नजर उठाकर देखा तो मबहूत रह गया। पुल पर एक दुबली पतली लड़की खड़ी थी। उसने जर्द मखमल की पतलून और सब्ज मखमल की जैकेट पहन रखी थी।
उसके कटे हुए बाल समंदर से आने वाली हवा में उड़ रहे थे। भवें तनी हुई थी और आंखों में सूरज की किरणों की तेजी थी। मैंने फिर नजर भरकर उसकी तरफ देखा। उसके रुखसार पाउडर और रंग से गुलाबी हो रहे थे और होठों पर लिपस्टिक की एक बड़ी गहरी तह जमी हुई थी। बाएं हाथ की कलाई पर घड़ी बंधी थी और दाहिने हाथ में एक फौजी बैत था। उसने बैत से मेरी तरफ इशारा करके कहा, भद्रलोक, और उसकी आंखों में एक वैसी चमक नाच उठी। बूढ़े मल्हा ने जल्दी से कहा, परमिट दिखाओ। मैंने जेब से परमिट निकाला और कश्ती में खड़े होकर चेहरों की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन उसने परमिट की तरफ देखा भी नहीं और मुझसे कहा, कश्ती से नीचे उतरो। मैंने पुल पर चढ़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उसने अपने बैत से एक ठोका देकर कहा, ऊपर मत चढ़ो, कश्ती से नीचे उतरो। लेकिन नीचे स्याह रंग की कीचड़ थी। मैं हैरान था और मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। गणेश ने कहा, चेहरू तू कितनी बदल गई है, देखती नहीं नीचे कीचड़ है। देख रही हूँ, चेहरू ने गणेश की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। इसलिए तो कह रही हूँ कि इसे नीचे उतारो। ये भद्रलोक है और भद्रलोक को पुल पर चढ़ने की इजाजत नहीं है। इसे कीचड़ में चलाओ ताकि इसके सफेद कपड़े लथपथ हो जाएं। जल्दी करो, दूसरी कश्तियां आ रही हैं। चेहरों की आवाज में एक किस्म का वकार था, आंखों में वही वहशी चमक। गणेश और बूढ़े मल्हा के चेहरों पर परेशानी थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कई फौजी कश्तियां आ रही थी। मैं कीचड़ में चलने को तैयार हो गया और अपने जूते उतारने लगा। गणेश ने अपने मजबूत बाजुओं की जंबिश से मेरा सामान उठाकर साहिल पर फेंक दिया। बूढ़े मल्हा ने कहा, चेहरो तू बड़ी अफसर हो गई है और हम सबको भूल गई है। फिर मेरी तरफ इशारा करके बोला, ये भद्रलोक हैं, बंबई से आए हैं, गरीबों की सेवा करते हैं। आखिरी जुमला सुनकर चेहरू को घिन आ गई। उसके होंठ तलखी से ऐंठ गए और उसने अपनी वहशी आंखों से मुझे घूर कर देखा। फिर बोली, सब भद्रलोक एक से होते हैं और सब गरीबों की सेवा करते हैं। चाचा मैं तुम्हें भूली नहीं हूँ, अपनी माँ की कोख को भी नहीं भूली हूँ। मुझे खूब याद है कि मैं कौन हूँ। तुम मछेरे हो और मैं किसान की लड़की हूँ। मैं हर भद्रलोक को कीचड़ में चलाती हूँ। तुमने उसे समंदर में डुबो क्यों नहीं दिया? भद्रलोक कहीं का। मैं इतनी देर में कीचड़ में उतर चुका था और जेब से रुपए निकालकर कश्ती का किराया अदा कर रहा था। मेरे पैर घुटनों घुटनों तक स्याह कीचड़ में धंस गए थे। पुल पर खड़ी हुई चेहरू मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और गणेश उसे ललचाई नजरों से देख रहा था। जब मैं कीचड़ से गुजरकर साहिल पर पहुंचा तो चेहरू का कहका बुलंद हुआ। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाकर गणेश को पुल के ऊपर चढ़ा लिया और उससे हंस हंस कर आहिस्ता कुछ बातें करने लगी। गणेश ने पुकार कर बाप से कहा, बाबा तुम जाओ, मैं यही रहूंगा। बूढ़े मल्हा ने मलामत भरी नजरों से दोनों को देखा और बोला, पागल मत बन बेटा, चेहरू तेरे काम की नहीं रह गई। चेहरू ने मुस्कुराकर गणेश के रुखसार पर अपनी हथेली से एक हल्की सी थपकी दी और उसे सहारा देकर पुल से नीचे कश्ती में उतारने लगी। गणेश ने उसका हाथ झटक दिया और कूदकर कश्ती में बैठ गया। उसने दोनों हाथों में चप्पू उठा लिए और उसे तेज तेज चलाता हुआ कश्ती को निकाल ले गया। चेहरू की निगाहें दूर तक उसका ताक़ुब करती रहीं। मैं एक मैले तौलिए से अपने पैर की कीचड़ पहुंच रहा था। चेहरू पुल से उतरकर मेरे पास आ खड़ी हुई और पूछने लगी, तुम कहाँ से आए हो? बंबई से। जहनुम से, मैंने जल कर कहा। मैं कभी कभी भद्रलोक को पेट भी देती हूँ अपने इस बेत से। चेहरू की आंखों में शरारत थी। मैंने गर्दन उठाकर उस अजीबो गरीब लड़की की तरफ देखा। उसकी आंखों की वैशी चमक में बला का जादू था और पेशानी पर नफरत और शरारत से पड़ी हुई हल्की हल्की शिकनें उसके खूबसूरत बेजावी चेहरे की मासूमियत में वकार का इजाफा कर रही थी। मैं उससे बातें करना चाहता था। गणेश की कहानी ने मेरा शौक और बढ़ा दिया था, लेकिन चेहरू के तेवर बड़े खतरनाक थे और मुझे जबान खोलने की इजाजत नहीं देते थे। मुझे गाली क्यों देती हो? मैं भद्रलोक नहीं हूँ, मैंने झिझकते हुए कहा। अच्छा, तुम भद्रलोक को गाली समझती हो? वो हंसी, मगर तुम्हारे कपड़े तो वैसे ही हैं। और तुम्हारे कपड़े? ये तो मैंने भद्रलोकों को जलाने के लिए पहने हैं, मुझे अच्छे थोड़ी लगते हैं। और ये चेहरे पर रंग जो तुमने पोत रखा है,
रोजी कमाने के लिए। मैं उसकी सूरत देखता रह गया। ये बेहयाई थी, बेबाकी थी या इंतकाम का जज्बा, मैं कुछ फैसला ना कर सका। अच्छा, तो तुम भदर लोग नहीं हो और गरीबों की सेवा करते हो? उसने बड़े तन से पूछा। काला बाजार करते हो, लड़कियां बेचते हो? उसके माथे की शिकनें और गहरी हो गईं और त्योरों पर बल पड़ गए। होठों पर एक तल्ख सी हंसी आई और वो मुझे नफरत और हकारत से देखती हुई चली गई। और मैं ये सोचता रह गया कि ये कैसी लड़की है जिसमें किसानों की बू बाज तक बाकी नहीं रह गई है। ये बगावत और इंतकाम नहीं है, सिर्फ नाराज और आवारगी है। ये पारा से बनी हुई लड़की जिसकी रगों में बिजलियां भरी हुई हैं, खुद अपनी जात से इंतकाम ले रही है, अपनी फितरत और अपनी निस्वानियत से बगावत कर रही है। जैसे समंदर की कोई बेताब मौज तूफान की आगोश से निकलकर साहिल पर आ पड़ी हो और अपने थेपड़ों से खुश्क रेत को समंदर बनाने की कोशिश कर रही हो। नन्हे नन्हे खाक के जरे उसे अपना रिज्क समझकर एक एक घूंट करके पी जाएंगे। कोकस बाजार में हर एक की जबान पर चेहरू मांझी का नाम था। चेहरू जो 20 बरस की लड़की थी जिसने मजदूरी करते करते मजदूरों की सरदारी हासिल कर ली थी और अब मांझी कहलाती थी, जिसने थाम्बी और बाजू और गमछा तड़क करके अंग्रेजी लिबास पहनना शुरू कर दिया था, जो अपने हुस्न की वजह से फौजी अफसरों के मुंह चढ़ी हुई थी, जो किसी सफेद पोश आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, जो हर एक की बेइज्जती कर देती थी, जो दर्जनों शरीफ आदमियों को कीचड़ में चला चुकी थी। औरतें खास तौर से उससे नफरत करती थीं, लेकिन मर्द कुछ ललचाए हुए लहजे में उसकी मजम्मत करते थे। दूसरे दिन मैंने उसे एक जीप में गुजरते देखा। उसकी गोद में फूलों का एक बड़ा सा गुच्छा रखा था। तीसरे दिन वो मुझे एक चरंगर के पास खड़ी हुई मिल गई और मुझे देखकर मुस्कुरा दी। मैंने कहा, कैसी हो चेहरू? कैसी हूँ? उसकी आंखें फिर चमक उठी। अच्छा ये बताओ, मैं पतलून और जैकेट पहनकर कैसे लगती हूँ? बिल्कुल इंग्लिस्तान की शहजादी मालूम होती हो। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसके दोनों रुखसारों में दो छोटे छोटे गड़े पड़ गए और खूबसूरत सफेद दांतों की कतार चमकने लगी। इतने में एक फौजी ट्रक आई। चेहरू ने हाथ का इशारा किया और अचक कर उसमें बैठ गई। जब ट्रक चली तो वो खड़ी हुई थी और उसके दोनों हाथ आसमान की तरफ उठे हुए थे और बाल हवा में उड़ रहे थे। गाड़ी के पहियों से उड़ने वाली सुर्ख धूल ने जो सुपारी के पेड़ों तक बुलंद हो गई थी उसे ढांप लिया। शाम को सारे कोकस बाजार में एक हंगामा बरपा था। हर शख्स ये कह रहा था कि चेहरू को यहाँ से निकाल दो। उसने रामू रोड पर ट्रक से उतरकर किसी शरीफ आदमी को लहूलुहान कर दिया था। सारी बस्ती उसके खिलाफ हो गई थी, लेकिन फौज का खौफ उन्हें जबानी एहतजाज से आगे नहीं बढ़ने देता था। रात को ये खबर आई कि फौजी अफसरों ने उसे सजा दी है और अब वो साहिल के इलाके से बाहर बस्ती में नहीं निकलने पाएगी। लोग इत्मीनान का सांस लेकर सो गए और फिर चेहरू के अफसाने मजे ले लेकर बयान करने लगे। सुबह साहिल पर चेहरू मजदूरों की एक टोली को कुछ हिदायत दे रही थी। उस वक्त समंदर में पानी चल रहा था और लहरें दौड़कर साहिल का मुंह चूम रही थी। बड़ी बड़ी 100 गज लंबी लहरें रुई के गालों की तरह बहती हुई और चांदी उछालती हुई आती थी और रेत पर झाग छोड़कर चली जाती थी। चेहरू एक नीले रंग का चुस्त लिबास पहने हुए थी और अभी अभी समंदर से नहाकर निकली थी। उसके दोनों बाजू आधी रानें और पिंडलियां नंगी थीं, जिन पर समंदर के नमक का बारीक बरादा जमा हुआ था। भीगे हुए बाल उलझे हुए थे और चेहरे का गंदुमी रंग समंदर के नमकीन पानी से धुलकर निखर आया था। मैंने पहली बार उसके सुडूल जिस्म की दिलकशी का अंदाजा किया। वो मुझे देखकर एक बार तन गई और उसका सीना समंदर की किसी लहर की तरह बुलंद हो गया। क्या तुम भी मजदूरी चाहते हो? मैंने कल शाम तुम्हारी ही तरह की एक भदर लोग को पीटा था जो मुझे सड़क के किनारे खड़ा हुआ घूर रहा था। क्या तुम्हारी भी शामत आई है? तुम्हें भदर लोग से इतनी नफरत क्यों है? तुमसे मतलब तुम होते कौन हो? मैं कैसे बताऊं जब तुम सीधे मुंह बात ही नहीं करती हो? मैं हैरान रह गया। उसने लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया और दौड़ती हुई बिल्कुल साहिल के किनारे पहुंच गई, जहां समंदर की मौजें रेत का मुंह धो रही थी। वो भीगी हुई रेत पर बैठ गई, अपने पैर समंदर की तरफ फैला दिए
और कोहनियां नरम मखमली रेत में टेक दी। मुझे एक बात बताओगे? उसने ऐसी मोहब्बत से पूछा जैसे मुझे बरसों से जानती हो। पूछो, गणेश ने तुमसे मेरे बारे में कुछ कहा है? हाँ, वो तुमसे मोहब्बत करता है। उसके चेहरे पर एक रंग सा दौड़ गया और आंखों में बेइंतहा नरमी और लताफत आ गई, जैसे किसी ने जादू के जोर से उसकी वहशत और खुशूनत को बदल दिया और वो बेइंतहा हसीन हो गई। समंदर की मौजें उसके पैरों को चूम रही थी और हवा की गैर मरी उंगलियां उसके बालों में कंघी कर रही थी। वो बड़ी देर तक अपने दोनों हाथों से रेत के घरोंदे बनाती रही और बिगाड़ती रही। मुझे इस रेत से बड़ी मोहब्बत है। मैं इससे पैदा हुई हूँ। गणेश भी इसी से पैदा हुआ है। मैं अक्सर आकर इस रेत की गोद में लेट जाती हूँ और घंटों ख्वाब देखती रहती हूँ। बड़े बड़े धान के खेत हैं, दूर उफक तक फैले हुए खेत जिनकी सुनहरी बालियां लहरा रही हैं। मैं अपने हंसिए से खेत काट रही हूँ और धान की बालियां समेट समेट कर खलियां लगा रही हूँ। मैं कटे हुए खेतों की मुंडेरों पर गाती हुई घूम रही हूँ। जमीन गा रही है, आसमान गा रहा है, हवाएं गा रही हैं और दरिया के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी है जिसमें गणेश बैठा हुआ है। उसके जाल में बड़ी बड़ी मछलियां तड़प रही हैं, जिन्हें देखकर छोटे छोटे बच्चे तालियां बजा बजा कर हंस रहे हैं और नाच रहे हैं। वो चुप हो गई और रेत के घरोंदे को अपनी मुट्ठी में उठा लिया। मैं गणेश से बहुत सी बातें करना चाहती थी, लेकिन उसका बाप मौजूद था। बूढ़ा खोसट कहता है कि मैं गणेश के काबिल नहीं रह गई हूँ। वो अपने बाप के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। बुज़दिल कहीं का। देखो ना, मुझे छोड़कर चला गया। उसने आखिरी जुमला बच्चों की तरह कहा। मगर तुम तो खुद जो उसे छोड़कर चली आई। मोहब्बत करने के लिए हिम्मत की जरूरत है। मुझे बुज़दिल आदमियों से बड़ी नफरत है। मैं ऐसे आदमी पसंद करती हूँ जो हंसते हुए मौत के मुंह में चले जाएं। देखो, समंदर में तूफान आ रहा है, पानी गजों उछल रहा है। अगर मैं गणेश से इस वक्त कश्ती कहने के लिए कहूँ तो वो कभी तैयार ना होगा। किनारे खड़ा होकर जाल फेंकेगा। मछेरा है ना मछेरा, मुझे भी मछली की तरह पकड़ना चाहता है। बताओ, मैं मछली तो नहीं हूँ? बोलो, क्या मैं मछली हूँ? नहीं, मैं मछली नहीं हूँ। मैं औरत हूँ, चेहरू हूँ। गुलचहर है मेरा नाम। मुझे कोई मछली की तरह नहीं पकड़ सकता। एक मजदूर दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, चेहरो मांझी, चेहरो मांझी, तुम्हें साहब ने बुलाया है। कह दो नहीं आती। वो भूथी डांग जा रहे हैं, मोटर पर बैठे हैं। बस कह दो नहीं आती। मैं भूथी डांग नहीं जाऊंगी। मैं समंदर में जा रही हूँ। मजदूर चला गया। मैंने पूछा किसने बुलाया है? कोई नहीं, वो लाल मुंह का बंदर है। उसका तबादला हो गया है और मुझे बूथी डांग ले जाना चाहता है। मैं नहीं जाती। इसके हजारों यहाँ मिलेंगे। कोई मैं डरती थोड़ी हूँ, किसी चीज से नहीं डरती। आओ तूफान में कश्ती चलाएं, बड़ा मजा आएगा। मैं कहना चाहता था कि कश्ती उलट जाएगी, लेकिन इस डर से चुप रहा कि वो मुझे बुज़दिल समझेगी। उसने एक नाजुक सी समपान का इंतखाब किया और पुल पर चढ़कर उसमें कूद गई। मैंने पूछा, मैं भदर लोक हूँ, क्या कीचड़ में चलकर आऊं? पुल से होकर आ जाओ। तुम भदर लोक नहीं हो। जब तुम मेरे कहने से बगैर एहतजाज किए कीचड़ में चलने को तैयार हो गए, तब ही मैं समझ गई कि तुम भदर लोक नहीं हो। उसने चप्पू संभाल लिए और समपान कहने लगी। उसके हाथ बड़ी मशाकी से चल रहे थे। जब समंदर का पानी चढ़ रहा हो, उस वक्त कश्ती कहना मजाक नहीं है। मेरा दिल कांप रहा था कि कहीं समपान उलट ना जाए, लेकिन चेहरू बड़े इत्मीनान से चप्पू चला रही थी। तुम्हें चप्पू चलाना आता है? उसने पूछा। हाँ, मैं बंबई के समंदर में कश्ती खे चुका हूँ। और तैरना भी आता है? हाँ, कुछ यूं ही सा। फिर डर की कोई बात नहीं। ये कहकर वो चप्पुओं को और ज्यादा तेज चलाने लगी। खुला हुआ समंदर जोश खाए हुए पानी की तरह उबल रहा था और हमारी समपान गुस्से में भरी हुई मौजों पर एक सूखे हुए पत्ते की तरह लर्ज रही थी। मौजों के थपेड़े बड़े सख्त थे और समपान बुरी तरह डगमगाने लगी थी। एक मौज कश्ती के ऊपर से गुजरकर हमें भोगो गई। मैंने कहा, चप्पू मुझे दे दो। तुम मुझसे अच्छी चप्पू नहीं चला सकते। समपान वापस ले चलो, उलट जाएगी। तुम डर रहे हो? मैंने लपक कर चप्पू पकड़ लिए। चेहरू ने उन्हें मेरे हाथों से छुड़ाने की कोशिश की। एक बार समपान फरकी की तरह नाच उठी और एक बड़ी सी गजबनाक मौज ने आकर उसे 10-12 फुट ऊपर उठा लिया।
और एक जबरदस्त झटके से साहिल पर फेंक दिया। एक दूसरी मौज हमारे ऊपर से गुजर गई और समंदर गराने लगा। मुझे नहीं मालूम कि चेहरू कहाँ गिरी और मैं कहाँ गिरा। जब मौज सर से गुजर चुकी तो मैं रेत पर पड़ा हुआ था और चेहरू मुझसे कई गज दूर खड़ी थी और कश्ती मौजों के थेपड़ों में थी। एक चप्पू रेत में धंस गया था और दूसरा आसमान की तरफ हाथ उठाए हुए फरियाद कर रहा था। उसने पुकार कर पूछा, चोट तो नहीं लगी? नहीं, रेत बहुत नरम है, मैंने जवाब दिया। हालांकि मेरे घुटने और कोहनियां छिल गई थी। चेहरू फिर मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, मेरा जी चाहता है कि कोई इस दुनिया को इसी तरह उठाकर फेंक दे। जब समंदर में तूफान आता है तो मैं खुशी से दीवानी हो जाती हूँ और मैं सोचती हूँ ये तूफान बढ़ता जाएगा, यहाँ तक कि आसमान और जमीन के बीच में सिर्फ समंदर ही समंदर होगा। उसकी नीली मौजों में हम, तुम, गणेश, चांद, सूरज, सितारे सब डूब जाएंगे। मैंने कहा, तुम पगली हो चेहरू? हाँ, मैं सचमुच पगली हूँ। तुम भी पगले हो जो मेरे पास बैठे हो। गणेश भी पगला है जो मुझसे मोहब्बत करता है, और वो लाखों किसान और मछेरे सब पगले थे जो 4 दाना चावल के लिए एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गए। सिर्फ भद्रलोक पगला नहीं है, बाकी सब पगले हैं। तुम्हें भद्रलोक से इतनी नफरत क्यों है? मैंने मौका पाकर पूछा। चेहरू एकदम संजीदा हो गई और उसकी नजरों की वहशी चमक उसकी आंखों में वापस आ गई। जानते हो मैं क्या करती हूँ? उसने मुझसे पूछा। मैं अपना जिस्म बेचती हूँ। अजनबी आदमी, तुम पहले शख्स हो जिससे मैं इस तरह बातें कर रही हूँ। लोग कहते हैं कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। मुझे भी अपनी सूरत और अपना जिस्म बहुत अच्छा लगता है और मैं उसे बेचती हूँ। एक दिन के 30 रुपए लेती हूँ और फौजी अफसर मुझे इससे ज्यादा रुपए देते हैं। तुम समझते होगे कि ये मेरा खानदानी पेशा है। नहीं, मैं तो किसान की बेटी हूँ, धरती की तरह पाक। मैंने ये पेशा कभी नहीं किया था, लेकिन जब मेरे माँ बाप मर गए और सारा गांव उजड़ गया और मैं हजारों लाशों के बीच में अकेली रह गई और लाशों को नोच नोच कर खाने वाले कुत्ते मुझे देखकर अपने दांत पीसते थे, तो 11 दिन के फाकों के बाद मैं लड़खड़ाती हुई अपने गांव के जमींदार के पास गई, मुट्ठी भर चावल की भीख मांगने के लिए। वो चावल जिसका धान मैंने पिछली फसल में अपने हाथों से काटा था। जमींदार के घर में मुन्नो चावल भरा हुआ था, लाशों की तरह बोरियां गुंजी हुई थी। वो उसका व्यापार करता था, काले बाजार का व्यापार, जहां वो हमारे खेतों का पैदा हुआ चावल 60 रुपए मन बेच रहा था। मैं 11 दिन की भूखी थी और दुनिया में मेरा कोई सहारा नहीं था। कई बार मैंने सड़ी हुई लाशों का गोश्त खाने का इरादा किया था, लेकिन घिन आ गई। मैंने जमींदार से मुट्ठी भर चावल मांगे। उसने पूछा, क्या कीमत दोगी? मेरे पास क्या था? मैंने कहा, खैरात दे दो। उसने कहा, मैं कई खैराती स्कूल और यतीम खाने चला रहा हूँ। चटगांव में मेरा खैराती लंगर खाना चल रहा है, आखिर कहाँ तक खैरात दूं? मैंने पूछा, फिर क्या करूं? चटगांव जाने की सकत नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उसने कहा, तुम्हारे पास जवानी है, खूबसूरत चेहरा है, भरा हुआ जिस्म है, उसे कहीं जाकर बेच आओ। लेकिन मेरा जिस्म चावल की बोरी तो नहीं था जो मैं उसे बेच देती। मैं वहां से भाग आई, लेकिन 2 दिन के बाद जब मैं 13 दिन की भूखी थी, मैं अपना जिस्म लाश की तरह घसीट कर जमींदार के पास ले गई। मैंने कहा, मैं अपना जिस्म मुट्ठी भर चावल में बेचने आई हूँ, उसे खरीदोगे? वो खफा हो गया। भद्रलोक बड़े इज्जत वाले होते हैं। उसने कहा, मैं कोई दलाल नहीं हूँ। मैंने कहा, फिर मैं कहाँ अपना जिस्म बेचने जाऊं? मुझसे तो चला भी नहीं जाता। जमींदार ने मुझे अपने घर से निकाल दिया। उसका बेटा जो मुझे घसीट कर बाहर लाया था, शेर भर चावल में मेरा जिस्म खरीद ले गया। तब से मैं महसूस करती हूँ कि मेरे पास मेरा जिस्म नहीं है, मेरी जवानी नहीं है, मेरी खूबसूरती नहीं है, ये सब तो शेर भर के चावल में बिक चुकी है। उसके बाद मुझे एक सिपाही मिला, वो डरपोक था। फिर गणेश मिला, वो भी बुज़दिल निकला। और अब कोकस बाजार में मेरी हुकूमत है। यहाँ जितने आदमी हैं सब बुज़दिल हैं। यहाँ बहुत से भद्रलोक आते हैं अपना व्यापार करने के लिए, फौजी ठेका लेने के लिए। मैं उन्हें कीचड़ में चलाती हूँ, कभी कभी किसी को पीट भी देती हूँ, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे एक थप्पड़ मार दे। रुपए की हवस और लालच ने उन्हें बुज़दिल बना दिया है। वो जानते हैं कि मैं फौजी अफसरों की मुंह चढ़ी हूँ और मुझे थप्पड़ मार कर उन्हें नाराज नहीं कर सकते। उन्हें रुपया की जरूरत है। वो अपने गांव की बेटियां लाकर फौजी अफसरों के हाथ बेच जाते हैं। तुम समंदर के रास्ते से मत जाना, अराकान रोड से होकर जाना।
चटगांव यहाँ से 80 मील दूर है, लेकिन यहाँ से चटगांव तक 3 लाख किसान औरतें हैं जो मेरी तरह पेशा कर रही हैं और उनकी कमाई भद्दर लोग खा रहे हैं। तुम भद्दर लोग नहीं हो, इसलिए मेरी बात समझ जाओगे। वो कहते हैं चेहरू मांझी बदमाश है, चेहरू मांझी आवारा है, चेहरू मांझी बेसवा है, लेकिन भद्दर लोग मुझसे ज्यादा बदमाश हैं, मुझसे ज्यादा आवारा हैं। वो सब बेसवा हैं, दलाल हैं। उनकी इज्जत, उनका मजहब, उनका देवता सब कुछ रुपया है, इसलिए वो अपनी माँ को बेच डालें, अपनी बेटियों को बेच डालें। उनकी इज्जत और शराफत सिर्फ उनके सफेद कपड़ों में ही है। क्या बंबई में भी भद्दर लोग होते हैं? भद्दर लोग हर जगह होते हैं। मैंने जवाब दिया, फिर कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। मुझे उनसे बड़ी नफरत है। वो बड़बड़ाई। सूरज की किरणें बहुत तेज हो गई थीं और चेहरो मांझी के गंदुमी रंग चेहरे पर पसीने की मोती चमक रहे थे। समंदर की मौजें उसके कदम चूम रही थी और हवा की गैर मरी उंगलियां उसके बालों में कंघी कर रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जैसे गनोदगी के आलम में बातें कर रहा हो, ज़ेरे लब आहिस्ता आहिस्ता कह रही थी, जब यहां से जाना तो गणेश से कह देना कि मैं उसका इंतजार कर रही हूं। मैं इस जिंदगी से तंग आ गई हूं।